ये हैं बदलो की नशरियात। ख्वातीन हज़रात, मेरे आज के मेहमान हैं आबिद साकी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल। आबिद साकी बुनियादी तौर पे एक सियासी कारकुन, एक्टिविस्ट, आइन के लिए लड़ने वाले, आवाम के साथ खड़े होकर जद्दोजहद करने वाले और इस यकीन के साथ जंग जारी कर रहे हैं कि इन्हें यकीन है कि पाकिस्तान एक रोज़ एक ऐसी रियासत बन जाएगा जिसमें सब इंसानों को हकूक़ मिलेंगे, उनको आज़ादियाँ मिलेंगी। आइए इनसे बात करते हैं। साकी साहब, आप कैसे हैं? वेरी काइंड सर, थैंक यू। साकी साहब, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में हुआ। ऐसे वाक़यात वैसे रोज़ होते हैं, हमारे देहातों में होते हैं, हमारे शहरों में होते हैं, लेकिन जो वाक़या गुज़श्ता रोज़ हुआ है, एक ख़ातून को इज्तिमाई ज़्यादती का जो सामना करना पड़ा है और उसके रद्द-ए-अमल में जो आदमी जिसका ज़िम्मेदारी ये है कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा, जिसको आप कोतवाल शहर कहते हैं, कोतवाल शहर ने बहुत ही ऐसा रवैया इस्तेमाल किया जिस पे हर आदमी जो जी शऊर था वो चीख उठाया कि ये क्या रवैया है। उसका ये कहना था कि ये खातून इतनी देर से रात घर से बाहर निकली क्यों, इसके साथ बच्चे क्यों थे, इसने ये रास्ता क्यों लिया, इसने फलाना रास्ता क्यों नहीं लिया। इसको नहीं पता था कि इसके पास पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि किसी कोतवाल शहर का ये रवैया होना चाहिए एक इज्तिमाई रेप के विक्टिम के साथ? इफ्तार साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोतवाल शहर ने अपने उस पिदरसरी माशरे के नुमाइंदा होने के हवाले से वही बात कह दी जो यहाँ मर्दों के माशरे का हर शख्स इस तरह सोचता और करता है। मोर और लेस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन माइंड सेट की बात है जो मेन स्ट्रीम माइंड सेट है वो आप देखेंगे तो हम औरत को, अब इसकी हिस्ट्री भी है, आपको पता है कि जब ये जना का कानून आया था, जो एनफोर्समेंट ऑफ हदूद आर्डीनेंस आया था, तो कितनी ख़वातीन जना के इल्ज़ामात के नतीजे में जेलों में कैद हुई और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और बाद में फिर सिविल सोसाइटी और लोगों की बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद ये एक वो नुक्ता नज़र तब्दील हुआ कि औरत जो है वो जना के इल्ज़ाम में शरीक जुर्म करार नहीं दी जा सकती। सवाल ये है कि ये पिदरसरी माशरे और जिनसी नासूदा माशरे, जिनसी नासूदा माशरे और पिदरसरी माशरे के इस अजीब खौफनाक एक तज़ाद की सूरत इख्तियार कर गए हम, और उसके हवाले से CCO साहब की ये स्टेटमेंट ज़ाहिर है काबिल अफसोस है और शर्मनाक है। मैं कहता हूँ, मुझे लगता ये है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था उसका, CCPO का, और वो रिएक्शन मेन स्ट्रीम मेल शावनिस्ट माइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है। सर, बड़ा अहम CCPO कहता है कि मैं तो अमेरिका में रहा हूँ और मैं तो ग्वांतानामो बे के जो थे कैदी उनसे भी मिलता रहूँ। आप समझते हैं वो इतना जाहिल किस्म का CCPO है? नहीं, अब आपने देख लिया उसकी स्टेटमेंट के बाद, इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत रहेगी? ये पूरी दुनिया चीख उठी, पूरी दुनिया ने उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और लोगों ने बड़ी तकलीफ महसूस की, अज़ियत महसूस की उसके। साकिब साहब, मैंने नसीम ज़ोहरा जैसी खातून को कल जितने लाउड बोलते देखा मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। रात गए मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने कहा इफ्तिखार मेरा कलेजा फट गया है। ये रवैया है, क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? जहाँ आपकी बात मैं मानता हूँ ये माशरा शेविनिज्म का शिकार है, मेल शेविनिस्ट है, लेकिन सर दूसरी तरफ जिन लोगों ने इंसाफ पहुँचाना है, अगर उनका रवैया ये हो तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किसी सतह पे नहीं हो सकती? देखिए, कानूनी कार्रवाई तो इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं कि उन्होंने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग उस आदमी के खिलाफ जो जिसको लाने के लिए टाइम को कुर्बान किया गया, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है और उसको उसकी जो हायर अथॉरिटी जो है, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको चाहिए उसके खिलाफ प्रोसीड करे। में बड़ा एक ग्रेव किस्म का मिसकंडक्ट है, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आपका ख्याल है ऐसा हो सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, कानून में तो गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ तो ज़ाहिर कार्रवाई कानून के तहत हो सकती है। आप बड़े एक्टिव रहे हैं इफ्तिखार चौधरी को आगे लाने में। अरे महसूस होता था इत्तेज़ाद आसन को अगर सुनो तो माँ जैसी होती है रियासत, और रातों को आप जाग रहे हैं, टेलीविज़न पे आप छाए हुए हैं, और लगता था कि पाकिस्तान में एक ऐसा इंकलाब आने वाला है कि सब गरीबों के मसाइल तय हो जाएंगे, मामला हल हो जाएंगे। हम जैसे लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इंसाफ तो मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होता है। आज आप उस दौर से गुजर आए हैं, उस रंगों में से, उन रोशनियों में से। क्या आप नहीं समझते कि इंसाफ मजिस्ट्रेट की अदालत से आएगा?
डेफिनेटली इंसाफ जो है, एक तो ये है कि सिर्फ इंसाफ का लफ्ज़ सिर्फ अदालतों के साथ मेरा ख्याल नहीं जुड़ा हुआ। इंसाफ का तस्वर एक मजमूई समाजी इंसाफ के तस्वर को उजागर करता है। नहीं, वो समाजी इंसाफ का तस्करा तो मैंने वो सारी तारीख में नहीं सुना। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अपने नुक्ता नज़र की अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कोई इंसाफ दुनिया में मुमकिन नहीं है जो मुआशी इंसाफ के बगैर हो। यानी इंसाफ के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें इकनॉमिक जस्टिस इज़ द प्राइमरी जस्टिस, उसके बगैर इंसाफ का तस्वर ही परवान नहीं चढ़ता। ठीक है, ना वो किसी मुरव्वज और एक मरबूत तस्वर के तौर पर उभरता है। लिहाजा सिर्फ अदालतों के ज़रिए हासिल करदा इंसाफ जो है वो तो फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई के जो तनाज़ात फ्रीकैन सुप्रीम कोर्ट में जो आप जैसे दोस्तों को लाखों रुपए फीस दे सकते हैं और केस लड़ सकते हैं, आप नहीं समझते कि इंसाफ में लाने के लिए वहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, इंसाफ के ढांचे को ही तब्दील करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, और कानून के ढांचे को भी तब्दील करने की। क्योंकि आपने अभी जो है शकील रहमान के केस के हवाले से जब आपसे एक इंटरव्यू किया गया तो आपने इस मौजूदा जो निज़ाम है इसके बारे में कहा कि ये निज़ाम ख़त्म हो गया है, ये बोसीदा हो गया है, इसमें बदबू आ रही है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। करें क्या? मुझे आप बताएं नहीं, टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री से लेकर एक आम आदमी तक आप किसी शख्स से ये बात पूछें कि क्या वो इस निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है, वज़ीर आज़मों से लेकर आप दर्जा चहारम के किसी भी मुलाज़िम तक, मैं समझता हूँ ये बात करते हम नहीं। मैं उस तफन का इजहार कर रहा हूँ जिसको हर शख्स महसूस कर रहा है। तफन है, अब इस तफन को किस डस्टबिन में फेंकना है? वो डस्टबिन कहाँ है? वो डस्टबिन हमें ढूंढनी पड़ेगी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, कलेक्टिव अवेयरनेस के साथ, कलेक्टिव स्ट्रगल के साथ। अदरवाइज एक शख्स तो आगे कोई चीज़ ना ऊपर से नाफिज कर सकता है ना नीचे से चढ़ सकता है। क्या उस कलेक्टिव विजडम की हम जब बात करते हैं, जब कलेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, तो क्या उसमें जमहूरी अमल एक रास्ता हो सकता है? एक जमहूरी अमल रास्ता हो सकता है, और पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस इन इश्यूज़ की जो आवाम के साथ बराह रास्त मुंसलिक सवालात हैं उनकी ज़िंदगियों के, इसके बुनियाद पर पॉलिटिकल प्रोसेस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोएक्टिवली रोल प्ले। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे चल सकती हैं जैसे आजकल आप चला रहे हैं? आपकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, ना यूनियन काउंसिल पे उनकी सतह पे कोई तंजीम है, ना उनकी तहसील पे कोई पक्की तंजीम है, ना उनकी डिस्ट्रिक्ट पे तंजीम है। हद तो ये है कि आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने ऑफिसेज नहीं हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इन हालात में जमहूरियत पनप सकती है? नहीं, इन हालात में जमहूरियत पनप नहीं सकती, लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना तो है। और आप कब से उस रास्ते पे चले? यूर या आप जब से अपने निकले हैं यूनिवर्सिटी से, कितने साल हो गए हैं इस सफ़र को? अभी तो मेरा ख्याल है 30-32 साल हो गए। 30-32 साल में सफ़र में क्या हासिल किया आपने इस हवाले से जो हम डायलॉग कर रहे हैं? उसमें ये है कि है शौक़ सफ़र इतना, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इफ्तिखार चौधरी की क्या इसका फ़ायदा उठाते हुए बाद में चीफ जस्टिस ने, इफ्तिखार चौधरी ने भी और बाद में जस्टिस साकिब निसार ने भी इसका फ़ायदा उठाया और हुक्मरानों को तंग किया? हुक्मरानों को तंग करने वाला मामला अपनी जगह, लेकिन देखना ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक जो थी वो क्या किसी मकसद के तहत थी, किसी कौमी मकसद के तहत थी, या एक इनफरादी और सेल्फ सर्विंग मूवमेंट थी जिसके नतीजे में चंद जज बहाल हुए और 100-102 के करीब जजों को निकाल दिया गया। तो आप बताएं ना। मैं कहता हूँ, मैं इसको अगर माजी के तनाज़र में देखूँ तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब की क़यादत में जो तहरीक चली थी वो तहरीक अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और उसने बड़े मनफी असरात छोड़े हैं जिससे निज़ाम अदल व इंसाफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसमें आप देख लें कि एक वायलेंट कम्युनिटी ऑफ द लॉयर्स हैज़ इमर्ज आफ्टर दैट मूवमेंट। और इस पर एतजाज़ एहसन साहब का वो एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि इस तहरीक के नतीजे में मुतकब्बर अदलिया और मुतशद्दद वकला जो है उनका ज़हूर हुआ। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ना कि मुझे कल वो पकड़ो वकला ने सड़क के ऊपर के तुमने मेरे बारे में, हमारे बारे में मुतशद्दद वकला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं ये समझता हूँ कि ये वायलेंट ट्रेंड जो हैं, वायलेंट ट्रेंड्स का जो दाराना है हमारे इस इदारे में, उसमें चौधरी इफ्तिखार साहब की तहरीक का। आगे चलते हैं, इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर जाऊँ, एक छोटा सा बात पूछना चाहूँगा। क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में 2 जनरलों की जंग थी, जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ की? 100%। ये तो वाज़ेह बात है, ये तो वाज़ेह बात है। और इस पर तो अब कई यानी बड़े बड़े जो कायदीन तहरीक थे उन्होंने अपने बयानात में इस बात का इज़हार कर दिया। एतजाज़ साहब ने खुद कहा
कि उन्हें जनरल क्यानी का फ़ोन आया था कामों की करीब कि थार चौधरी को हम रिस्टोर कर रहे हैं और यहाँ से आप अपना काफिला वापस लेके चले जाएं। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में फिर बहाल हुआ, किसी तहरीक के नतीजे में तो बहाल नहीं हुआ। आर्टिकल 184(3) आप क्या समझते हैं जो इसका इस्तेमाल हो रहा है ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ आर्टिकल 184(3) जो कानून और आइन की मंशा है वो तो ये थी कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंडामेंटल राइट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको ये एड्रेस करेगा। ये गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को सेटल डाउन करना, उसमें इंटरफेयर करना इज़ नॉट द इंटेंशन। अब तो सुपर, इसके बाद तो सुपर एग्जीक्यूटिव बन गई है। यस, ये सुपर एग्जीक्यूटिव बन गई है। और देखें 184(3) की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजना और पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर देना और उसको म्यूटिलेट कर देना, ये 184(3) का कभी मंशा आइन में नहीं था। मैं समझता हूँ 184(3) का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अवाम के बुनियादी हकूक़ के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो सकता है। वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे आप उसका रोल नहीं बनता कि आप कैसे करें। ये ताकत पावर तो आपने दे दी है, इफ़ एंड बट्स कहाँ से लाएंगे? नहीं, इफ़ एंड बट है, ये आइन में तरमीम हो सकती है। हमने इस पर बारहा अपने मुतालबात पेश किए हैं कि 184(3) के एक्सरसाइज के लिए प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए जाएँ, उनको स्ट्रक्चर किया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक चीफ जस्टिस जिसको एक्सरसाइज ना करे पावर्स को, बल्कि सीनियर 4 और 5 जजेस शैल एक्सरसाइज दी पावर्स अंडर आर्टिकल 184(3). तो ये हमारे मुतालबात हैं, हम इसके लिए जदोजहद करते रहें, आवाज़ उठाते रहें, आज भी आवाज़ उठाते हैं। और हम जो एक रेकलेस एक्सरसाइज ऑफ द पावर इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 184(3) है उसको तो जूरिस्प्रूडेंशियली हमने कभी एक्सेप्ट 184(3) को क्यों नहीं इस्तेमाल करते जब लोग उठाए जाते हैं? करना चाहिए असूली तौर पे, तो वहाँ करना चाहिए। जब सहाफ़ियों को उठाया जाता है, जब लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, उस वक्त क्यों नहीं करते? नहीं, उस वक्त क्या वजह, आप क्या समझते हैं? उसकी वजह यह है कि रियासत के वो ताकतवर इदारे उनके साथ बराह रास्त उलझने की ताकत और सलाहियत नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह से ये मामलात होते हैं कि पैटी इश्यूज़ पे आप रूरल गवर्नमेंट की लेवल की म्यूनसिपल इश्यूज़ पे आप 184(3) को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो इंसानी ज़िंदगी का, इंसानी जान का और एक पूरे तबके और क्लास का और यहाँ तक कि एक सूबे की जो महरूम अवाम है उनके मामलात हैं जहाँ दिन रात उनको उठाया जा रहा है, जिससे हयात बलोच वाला वाक़या हुआ है या बलोचिस्तान के अंदर यूथ के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें तो पर सुओ मोटो क्यों नहीं लेते ना? मेरे तो सवाल आपसे। और दूसरा मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आपने चूँकि वकालत भी करते हैं, मुझे बताएं ये सुओ मोटो में बेस्ट केस कौन सा है जिसको आप उसकी हक में जा सकें कि हाँ इफ्तिखार सुओ मोटो पावर्स होनी चाहिए? देखिए, सुओ मोटो पावर्स होनी चाहिए जो आइन का तकाजा है। ठीक है, एग्री कि अगर कोई ऐसा मामला जो पब्लिक एट लॉज के फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्ट करता हो तो उसकी एनफोर्समेंट के लिए 184(3) की पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। आई एग्री, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको ऐसा कोई वाक़या, कोई केस याद है जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया हो इस मकसद के लिए जिसका आप इज़हार कर रहे हैं? एक आध केस है, इस वक्त कोई याद नहीं है, लेकिन एक आध केस है जो इब्तिदा में, हाँ, वो पब्लिक हैंगिंग का केस था। एक सुओ मोटो जो गालिबन 1992 में ये पहली दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सुओ मोटो नोटिस लिया, तो वो जो पब्लिक एग्जीक्यूशन थी कि लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, उसके ऊपर उन्होंने ये लिया था। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 की और कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसके ये ख़िलाफ़ है और पब्लिक हैंगिंग जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक शायद केस ऐसा आप कोट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल द केसेस, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो थी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत का अदालती इस्तेमाल। सर ये सियासत के जब और सियासत के अदालती इस्तेमाल की तारीख तो हमारे मुल्क में बड़ी पुरानी है। आप देखें यहाँ यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया गया, एग्जीक्यूट किया गया थ्रू जुडिशल मर्डर। अब पूरी तारीख में अब इस बात पे आप अभी जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं तौहीन अदालत में तो नहीं आ जाएगी? नहीं, तौहीन अदालत देखें, तौहीन अदालत का तो खैर मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत के खुद कानून के अंदर ऐसी तब्दीलियों की ज़रूरत है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और राइट टू एक्सप्रेस के और राइट टू ओपिनियन के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई बंदा बात करता है तो मैं नहीं समझता कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट आनी चाहिए। करेंगे वही फैसला कौन? मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ सरकार साहब, मैं अपना खबर बयान कर, आई एम नॉट सिटिंग एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आई एम सिटिंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड देयरफॉर आई एम अप्लाइंग योर क्वेश्चन। आप डिसएग्री करते हैं विद दिस पावर, विद द मैं कंटेम्प्ट की पावर्स को डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोर्ट का इख्तियार उसकी मॉरल अथॉरिटी है। कोर्ट का इख्तियार
किसी शख्स को पनिश करने में नहीं है। और आप अगर अपने बारे में किसी फैसले पर तनकीद करते हुए आप लोगों को समझेंगे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो ये तसव्वुर बड़ा कदीम और फरसूदा तसव्वुर है। हमें इससे निकलना चाहिए। जमहूरी मुआशरों में और आइनी मुआशरों में आपको जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करने का राइट होता है आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट्स। ताकि साहब अजीब बात नहीं है कि एक अदालत मुशर्रफ को सजा देती है, दूसरी अदालत उसको फारग ही कर देती है, उस अदालत को फारग कर देती है, उसकी अदालत जुडिक्शन को नहीं मानती। मैंने अर्ज़ किया 2 टर्म इस्तेमाल। पहले मैंने कहा जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब मैं कह रहा हूँ पोलिटिसाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। आप क्या समझते हैं मुशर्रफ के केस का स्टेटस है क्या? फांसी दी जाएगी, लाया जाएगा, हैंग किया जाएगा, घसीटा जाएगा, क्या होगा? देखिए फांसी, मैं तो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूँ पर्सनली। आई डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन क्योंकि उसको इस मुल्क के आइन और कानून, इस मुल्क के कानून के तहत अदालतों ने सज़ा दी हुई है, तो वो उसकी सज़ा तो इस वक्त इंटैक्ट है, उसकी सज़ा इंटैक्ट है। और मेरी अपनी कानूनी बसीरत के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से उसका वो फ़ैसला जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उसकी पनिशमेंट का दिया है वो अनडू नहीं होता, क्योंकि उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उनके पास इख्तियार समात नहीं था उस लम्हे उस चीज़ में मुदाखलत करने का। और हमारी इस बात पे पाकिस्तान बार काउंसिल की वहाँ अपील हमने फ़ाइल कर रखी है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट ने पेश मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हक़ में जो ऑर्डर पास किया है, उसके खिलाफ हमारी अपीलें पेंडिंग हैं। एंड वी आर रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू फिक्स दोज केसेस। एक केस है जो लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से है, जिसमें कोशिश की गई थी कि मुज़ारों को ज़मीन दी जाए, अपील हो गई, पेंडिंग पड़ा हुआ, बरस हो गए। कितने साल हो गए होंगे उस केस को? मेरा ख्याल है बहुत अरसा हो गया उसको, लेकिन उसके लिए हमने अभी आई मेट लैंड अटॉर्नी जनरल पिछले हफ्ते, मैंने इत्तेफाक से, आपने कैसी बात कर दी और आपके जहन में ये सवाल मौजूद था, इत्तेफाक से मैं अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब हैं हमारे, ये एनडी खान के साहबजादे, वो जो पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी, बिल्कुल कराची से जिनका ताल्लुक था। बिल्कुल। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस किया अपनी रिक्वेस्ट पर वो ये था कि काइंडली आप अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें, बीइंग प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन। वो एक जो रीविज़िट के लिए वो जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, मुजारिन के और हारियों के और बेज़मीन काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप अपना किरदार अदा करें और उसको लगवाएं, ताकि हम पाकिस्तान बार कौंसिल भी उसमें एक फ्रीक उन बेज़ुबान मखलूक़ खुदा के हवाले से एक फ्रीक के तौर पर वहाँ पेश होकर अपने नुक्ते नज़र बयान करें। और मैं समझता हूँ कि वो मुस्तक़बिल करीब में हम कोशिश करेंगे कि वो केस फिक्स हो जाए और वो एडजुडिकेट हो। रीविजिटिंग ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का तो मामला आपके सामने है, वो पहले चलता रहा लेकिन उसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप नहीं महसूस करते कि जो ताकत आपको मिल गई है वकला को, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है? आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, आप जजेस का एहतराम नहीं करते, लोअर कोर्ट्स में तो आप परवाही नहीं करते, और जो ज़्यादा ताकतवर है, जो अपने इलाके का सदर है, किसी बार का या जनरल सेक्रेटरी है, उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, उसके पास प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, तो ये जो एक रुझान पैदा हो रहा है, इसका क्या करेंगे? मेरे ख्याल जो वायलेंस के ट्रेंड हैं वो ओवरऑल सोसाइटी में, फैशिस्ट एटीट्यूड ओवरऑल सोसाइटी में परवान चढ़े और फैले फूले, उसका एक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी होने के हवाले से यकीनन हम पे भी असर पड़ा है। मैं इन रवैयों की शदीद मजम्मत करता हूँ। आई नेवर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड दीज एलिमेंट्स इन दिस प्रोफेशन। हमने हमेशा इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की है कि वकील का काम जो है थ्रू पेन एंड वर्ड्स बात करना है, कलम और ज़ुबान के खूबसूरत इस्तेमाल का उसका मलका और उसका पेशा है। और ये जो वायलेंट ट्रेंड्स हैं इनसे हमको अपने आप को बचाना है, उनको दूर रखना है, उसके लिए एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा किया जरा इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक का है, आपका वो जो आपका किया जा रहा है, आप भी शामिल थे, हम भी शामिल थे। हम शर्मिंदा हैं उस बात पे कि हमने वो जो तहरीक थी वो चंद जजेस के एक सेल्फ सर्विंग जो उनके इंटरेस्ट थे उनके लिए अवाम फिर दोबारा इस्तेमाल हुए, जैसे तारीख में अवाम इस्तेमाल होते रहे। साकिब साहब, अवाम इस्तेमाल हुए, क्या ये अजीब बात नहीं है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे निकाले गए लोगों को लाके वापस उनकी नौकरी पे बहाल कर दिया गया। वो इसलिए बहाल कर दिया गया कि वो लोग उनको वापस चाहिए थे, और वो लोग वो खुद ही तो वो सारा कहानी बना रहे थे, यानी कहानी के पेशकार तो वो खुद थे।
जो इस मुल्क की ताकतवर कुव्वतें हैं वो इस कहानी की खालिक और पैदा करने वाली थी, वो इनको चलाने वाले थे, वही इनको ऑपरेट करने वाले थे। हम जैसे लोग तो इनोसेंटली इस ख्वाब में साथ थे कि ये शायद सारा हमारा इंसाफ का निज़ाम इंसाफ की तथहीर का ख्वाब कभी पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तो जब इफ्तिखार साहब बहाल हुए तो उनके साया आतफत में उनके बेटे अरसलान ने जो यहाँ गुल खिलाए, उसके बाद उस तहरीक का सारा जो किया धरा था, उसके जो नताइज थे वो सारी दुनिया के सामने आ गए। बात कर रहे थे जजेस के हवाले से कि भाई ये तो दुनिया का पहला बात कर रहे थे हम कि वाहिद वाक़या के जो लोग नौकरी से निकाल दिए गए हों उनको अपने कंधों पर ला कर बैठा दिया गया हो। उसके अलावा साहब साहब एक और चीज़ भी महसूस की जाती है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो उसका तरीक़ाकार का मौजूदा तयन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कैसे बदला जाए और क्या ये यही रहना चाहिए? नहीं, इसमें हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया है इस पर, और अभी 17 तारीख को हम इसी पे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो पहला तरीक़ाकार था उसको इस 18वीं तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और उसमें स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली जजेस आर इन मेजॉरिटी, तो वो एक जजेस कंसोर्शियम बन गया। वो अपनी मर्ज़ी के वो यानी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जिसमें ना एग्जेक्टिव एज ए कंसल्टी कोई रोल रखती है, ना बार काउंसिल रखती हैं, एक नॉमिनल कॉस्मेटिक सा रोल है। हमने मुतालबा किया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए और ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए ये इख्तियार, जाकि पार्लियामेंट एक कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशन है। वो एग्जामिन करे लोगों की इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों की डेमोक्रेटिक सेंसिटिविटी विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको पता हो कि वो आइन की जिस दस्तावेज़ पर हाथ रख के हल्फ उठा रहे हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उनके साथ उनकी इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट क्या है। क्या वो उस निज़ाम को जो एक जमहूरी निज़ाम है, जो उस आइन ने अता किया है, क्या उसके तहत चलने वाले मामलात को उसी तरह चलाएंगे अपनी ओथ लेने के बाद जिस तरह उसके अंदर लिखा हुआ है, या वो ट्रांसग्रेस करके अपनी पावर्स को और इलेक्टेड जो ऑफिसेज हैं मुल्क के उनको वो डिमोरलाइज करें, डिमोलिश करें, या जो बातें बेतौकीरी का जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ जजेस के लिए होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट के कमेटियों के आगे पेश हों, या बाकी भी जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए भी ये पैरामीटर होने चाहिए कि वो सेनेट या नेशनल असेंबली की कमेटियों के आगे पेश हों, एक पैनल जाए और वो पैनल पेश हो और वो पार्लियामेंट के अरकान फैसला करें? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जितनी भी sensitive and constitutional posts हैं pertaining to the, you can say, the military appointments and the judicial appointments and all other constitutional appointments shall be done by the parliament, ये हमारा मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, ये किस गलत फहमी की बुनियाद पर रखा हुआ है कि वो ताकत वहाँ से हासिल करने के लिए अपनी मर्ज़ी का जर्नैल लगाते हैं, वो 2 हफ्ते के बाद वही जर्नैल उनके गले पे छुरी फेरना शुरू कर देता है। मेरा मुतालबा ये है पॉलिटिकल फोर्सेस से कि वो इस पावर को अंडू कर दें, इस पावर को अपने आप से लेट द पार्लियामेंट डिसाइड कि, और एक बात, दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट को भी डिसाइड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी इंट्रोड्यूस करवा दें आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में। एक ही हो सकता है, एक ये कर, और कि हर बंदा अपनी एज और अपने एक स्ट्रक्चर के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके घर चला जाएगा। एक बात, अगर आप अपनी मर्जी से किसी को लेके आएंगे तो फिर अपनी मर्जी से ही हो जाएगा। अगर आपने उसके लिए आइन के अंदर ऐसा निज़ाम वज़ा कर दिया है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के तहत, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर जूनियर जो ऑफिसर है वो सीनियर ऑफिसर के रूल को परपेचुएट करने के लिए या उसके सर्विस को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसके साथ कोलैबोरेटर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद उसकी अपनी टर्न होगी। तो मेरा ख्याल है इन सारे मामलात को हमें देखने की ज़रूरत है। एक स्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि हम आइन के अंदर जो बाकी मामलात हैं उनको इस तरह देखा जाए। एक बड़ी अहम चीज़ है जो भी ज़ेर बहस आने वाली है, वो कादी फायद ईसा के बारे में हो, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? कादी साहब वाले केस में देखें, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो तो क्वाश हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका एक लिम्ब ऑफ दैट इशू छोड़ दिया कि अब ये जो FBI जो है वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। हमने उसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर रखा है। हम कहते हैं कि जब आपने एक मेजर इशू को रिजॉल्व कर दिया कि ये मेलाफिडी और बदनीति की बुनियाद पे मबनी था, तो फिर फर्दर जो उसकी ऑफशूट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी कोई लेजिटिमेसी रिक्वायरमेंट और जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा, आप क्या देखते हो 18वीं तरमीम का फ्यूचर?
18वीं तरमीम का फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर सियासी जमातें अपने वजूद और तसव्वुर जमहूरियत के साथ खड़ी रही तो शायद महफूज रहे। अगर उन्होंने खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, सरेंडर कर दिया, जैसे 1 बाय 1 ये करते रहते हैं, तो फिर इसका मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम भी वो ख़त्म हो सकती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशरियात।